आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर मैथ, रीजनिंग और जीएस के प्रैक्टिस सेट अपलोड होते रहते हैं। इसलिए ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और इस प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान निकालना। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऑप्शन से या फिर डिटेल में। पहले मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ। 1 माइनस एक्स अपॉन में 289, यहाँ से लासा ले लो 289, तो यहाँ 289 माइनस एक्स अंडर रूट बराबर 15/17 और 15/17, ये वैल्यू साथ में चलेगी। इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का भर करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है। तो मैं डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर। तब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ कितना 289 माइनस एक्स अपॉन में 289 इक्वल टू 15 का वर्ग करोगे तो 225 और 17 का करोगे 289, इनका स्क्वायर करना है तो 289। अब एक्स को इस तरफ ले आओ और 25 को 225 को इस तरफ, तो 289 माइनस 225 बराबर एक्स। तो ये घटाओगे तो कितना 64 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से ये डिटेल में आपने निकाल लिया। अगर आपको शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, इधर देखते हैं। आपको एक्स ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले लिया आपने, एक्स बराबर 64 लेना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उठाया और ये प्रूफ करना है आपको। 15/17 प्रूफ हो जाएगा तो ऑप्शन सही है, तो लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह आपने रख दिया 64 और इंटू 289। अब यहाँ से लासा ले लो 289, आपने यहाँ से 289 लासा लिया, तो यहाँ से 289 माइनस 64 हो जाएगा, क्योंकि जब लासा लोगे तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बचेगा 225 बटे में 289। जब आप 289 से 64 घटाओगे 225 बचेगा। तो 15 का ये 225 कितना का वर्गमूल है 25 का, 225 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 15 और 289 का निकालोगे तो 17। तो ये देखो सेटिस्फाई, वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप डिटेल में बना सकते हो। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूनिट डिजिट। इन सभी का यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालने से पहले कुछ मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे 0, 1, 5 और 6 का यूनिट डिजिट निकालना हो इन सब का, तो इनका सेम ही रहता है। सेम का मतलब क्या, जैसे 0 की पावर कितनी भी हो इसका मान 0 ही रहेगा। 1 की पावर कितनी भी हो तो इसका भी मान 1 ही रहेगा, और 5 की पावर कितनी भी हो इसका मान 5 ही रहेगा, और 6 की पावर कितनी भी हो इसका मान 6 ही रहेगा। इसलिए ये 4 डिजिट आपको ये रूल याद रखने हैं। इसका मतलब इससे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और देखते हैं, अगर 2 और 8 हो तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, और 7, 3 और 7 हो तब भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखना। कहीं भी आपको 0, 1, 2, 5 तो यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, मतलब 6 के ऊपर कितनी भी घात है 6 ही रहेगा। देखते हैं, यूनिट डिजिट निकालने से पहले हमें इकाई अंक में इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो बाद की जो संख्या है इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है। ये वाला यूनिट डिजिट इकाई का अंक ही देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इधर से देखते हैं। जब 3 हो तब यूनिट 3 की पावर हो। इधर देखो 3 और 7 की पावर में कितने से आप डिवाइड करोगे 4 से, तो लास्ट के 2 तब 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के दो डिजिट में करना है। तो 4 एकम 4,
4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, शेषफल कितना 0, तो 3 की पावर 0 माइनस, अब 5 की पावर कितनी भी हो इधर से रूल से देख लो उसका मान 5 ही रहता है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 का मान 1 ही रहता है, और 6 की पावर कितनी भी हो 6 का मान 6 ही रहता है। ठीक है, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब देख लो माइनस के 5 और माइनस के 1 माइनस का 6 हो जाएगा, उधर से प्लस का 6, -6 और +6, तो इधर से आंसर कितना आ गया 1, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आ गया 1, तो आंसर नंबर ये सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर इसका आपको रूल ये पता हुए तो आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बस ये रूल देखने हैं, बस यही 2-3 कंसेप्ट हैं इकाई के यूनिट डिजिट निकालने के, तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं x के निम्न मान में से कौन सा समीकरण 4x - 1 इंटू 9 की पावर 2x - 6 बराबर इतने को संतुष्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर होते हैं। ठीक है, कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखें तो सबसे पहले इनको ऑप्शन से ही करें, क्योंकि ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखो मैं ले लेता हूँ x बराबर 4, यानी x की जगह पर कितना रख देता हूँ, x का मान 4 रख देता हूँ। तो देखो 4x की पावर x की जगह 4 - 1 इंटू 9 2x की जगह पर 4 रख देता हूँ -6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 की पावर 3 9 की पावर 8 - 6, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, और 9 की पावर 2, इधर देखो 4 की पावर 64 64 इंटू 2 की पावर 9 का कितना हो जाएगा 9 में 81, तब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही 51 64 84 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके आपको चेक करना है। ये हमने इसलिए चेक नहीं क्योंकि इसमें तो मान माइनस में आ रहा था और इसमें तो बहुत ही कम आ रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 को चेक किया। आप भी ऐसे ही किसी भी ऑप्शन को उठा के चेक कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। s + 1/s s बराबर 4 है, तो s² + 1/s² का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, ये तो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे s + 1/s बराबर 4 है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो कर देता हूँ मैं यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो s² + 1/s² प्लस में 2ab 1/s हो जाएगा, बराबर 4 का 16 हो जाएगा, तो s से s कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो s² + 1/s² प्लस 2 बराबर 16 हो जाएगा। अब 2 को इस साइड ले आओ इसको, तो s² + 1/s² बराबर 16 - 2 = 14, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 14 मान आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। देखते हैं एक वृत्त की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु के माध्यम से त्रिज्या तक होती है। मान लो ये एक वृत्त है और यहाँ से एक आपने स्पर्श रेखा गुजार दी, तब केंद्र से सेंटर से जब आप यहाँ से एक रेडियस खींचते हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत। कहीं भी एक यहाँ अगर आप खींचोगे और यहाँ से आप एक त्रिज्या इधर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खींचोगे तो ये भी परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब जहाँ से स्पर्श रेखा गुजरती है वहाँ केंद्र से जो आप त्रिज्या खींचते हो वहाँ कोण कितना 90 डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का। तो क्या होती है, लंबवत, परपेंडिकुलर इक्वल टू लंबवत, मध्य बिंदु से त्रिज्या लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति का कोण FED, कोण E निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इनको सबसे पहले आप समरूप सिद्ध कर दो। समरूप सिद्ध कैसे होगा, अगर सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे करना, जैसे यहाँ AB ले लो, AB का डबल वाली भुजा दूसरे त्रिभुज में, जैसे ये देखो ये 6.7 ये डबल है, 3.88 का 7.6 डबल है, तो यही लेनी है। तो ये कौन सी लेनी है फिर, अपॉन में DF, दोनों का DF अपॉन में DF। AB का मान कितना है 3.8 और इसका कितना है 7.6, तब इस काटोगे तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं लेता हूँ BC, यहाँ से आप BC लोगे तो इधर BC कितनी है 6, तो 12 वाली आपको लेना पड़ेगा। तो 12 वाली कौन सी है, EF,
डबल वाली लेनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपने क्या लिया BC, तो यहाँ से क्या लोगे आप EF। तो यहाँ कितना है, यहाँ BC 6 और ये E 12 है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसका भी सेम आ रहा है, ऊपर वाली का सेम आ रहा है अनुपात। अब ले यहाँ से AC लेंगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा फिर DF ना DE, यहाँ से फिर DE लेना पड़ेगा। तो AC कितना है 3√3, यहाँ पर कितना है, और DF कितना है 6√3, तो √3 से √3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। अब सभी का अनुपात बराबर, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये दोनों समरूप हैं। अब देखते हैं ये देखो, अब इसका पहले ये कोण ये दिया नहीं गया, तो ये हमने निकाला है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 8 6 14 140 हो गया, तो ये 40 ही बचा, ये हमने निकाला था, पहले दिया नहीं था। अब देख लो, ये 3.8 के सामने कितनी भुजा दी, कितना कोण दिया गया है 40, तो 3.8 का डबल कितना होगा 6.8, तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा 40, इसलिए ई आंसर कितना हो जाएगा 40। देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऐसे निकालना है, पहले इसे सिद्ध करना है, फिर सामने सामने का कोण देखना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है, तो यहाँ आपको एक्स अनुपात बाई, तो यहाँ बाई का 100% मान लो, तो इसका 160% हो जाएगा, क्यों एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है। तो काट दो यहाँ से 0 से 0, 2 से काट दो 8 और 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 रेशियो 5 यहाँ से। अब देखो बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक, तो बाई की आय जेड की आय से 40%, जेड को मान लो 100% और बाई का कितना हो जाएगा 140, 40% अधिक, काट दो 0 से 0, 2 से काट दो 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। अब एक्स बाई जेड का अनुपात निकाल लो, एक्स बाई जेड का रेशियो आप निकालोगे, तो कैसे, या तो आप उल्टा एन बना के निकाल लो, ऐसा उल्टा एन, या फिर ये पड़ोसी मेथड भी होता है, जैसे एक्स अनुपात बाई और बाई अनुपात जेड, इसे पड़ोसी मेथड, बाई के सामने बाई लिखना, जैसे 8 अनुपात 5 है तो 5 अनुपात नहीं 7 अनुपात 5 ऐसे लिखना है, बाई की वैल्यू बाई के सामने और एक्स की वैल्यू एक्स के सामने। अब देखो इसको उल्टा एन से पहले बनाते हैं, ये हो गया उल्टा एन, 8 7 56, तो 5 6 56 हो जाएगा यहाँ से, और 7 5 35, इसका गुणा करना है, इसका गुणा और इसका, और 5 25, इतना आ जाएगा। अब इसमें देखते पड़ोसी मेथड, ये जगह खाली है तो इसके पड़ोस में कितना है 7, तो यहाँ 7 भर दो, ये देखो ये जगह खाली है, इसके पास में कौन है 5, तो 5 भर दो, इसे फिर पड़ोसी मेथड कहते हैं, जिसके जो बगल में हो उससे बगल वाले को भर दो, यहाँ से बगल वाले, यहाँ देखो 8 7 56 और 7 5 35 और 5 25, ठीक है। ये देखो रेशियो यहाँ से भी उतना ही आया और यहाँ से भी उतना ही। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है एक्स की आय, ये देखो क्वेश्चन में एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, जेड की आय से, तो यहाँ से कितना 31 अधिक है। अब देखो किसको नीचे रखना है, 31 बटे जिसके साथ से लगा हो, जैसे ये यहाँ देखो जेड की आय से किसके साथ से लगा है, जेड के साथ, तो जेड वाली वैल्यू को नीचे रखना है, जिसके साथ से लगा है उसको नीचे, और 100% से गुणा, ये प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो 25 चेको 100, अब 31 का 4 में गुणा करोगे तो 124% अधिक होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे करना है, इसको नीचे रखना है, जिसके साथ से जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, एक्स को मानना है 1 और बाई को मानना है 3, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अब देखो इधर कितना है, पहले क्वेश्चन में 3/2, बाई की जगह कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3x², एक्स की जगह कितना है 1 का स्क्वायर अनुपात
2y² y की जगह कितना है 3, 3 का स्क्वायर -8 x की जगह कितना है x 1 का x²। ठीक है, अब देखो 3 × 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 एकम 3, 1 की घात कितनी वो हो 1 ही 3 ही रहता है, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं 2 × 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है -8 एकम 8। ठीक है दोस्तों, 9 3 27 और 3 30 हो जाएगा यहाँ से, और 9 दूनी 18, 18 में से 8 घटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 0 से 0 काट दोगे तो कितना 3:1। इसका अनुपात कितना आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल और मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो। देखो पहले कितना था 5 लीटर था, तो इसमें कितना था 80% क्या था चीनी थी। अब क्या हुआ कि आपने 3 लीटर और इसमें मिला दिया तो मिश्रण कितना हो गया 8%। 3 लीटर जल और मिला दिया तो पहले 5 था, मिश्रण 8 हो गया, तो अब इसमें कितने प्रतिशत चीनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालना कितने प्रतिशत चीनी। काट दो फिर 8 दामन 80। ठीक है, 5 दम 50, तो यहाँ से 50% आ जाएगी। x बराबर कितना आ जाएगा 50%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में 100 विद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। सभी का मतलब टोटल का कितना है 40, और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 42, मतलब जो पास हुए उनका कितना है 42 और अनुत्तीर्ण का 20 है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने थे, पास वाले कितने हैं और फेल वाले कितने हैं। एवरेज को इन दोनों के बीच में लिखते हैं, तो पास वाले हैं 42 और फेल वाले 20, और टोटल कितने हैं दोनों को मिला के कितने हैं, एवरेज को बीच में रखते हैं। घटाओ 42 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, और 40 में से 20 घटाओगे तो 20। ठीक है, काट 2 एकम 2, 10:2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फेल और पास वाले दोनों का अनुपात में कितना है 10 और 1 11, वहाँ कितने 132। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालोगे तो 132/11, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो यहाँ से कितने 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहाँ 10 की निकालोगे कितना 120, तो यहाँ हो जाएगा 120 स्टूडेंट, और यहाँ कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, 1 रुपये में 12 टॉपियाँ आती हैं, तो 10 रुपये में 120 आएंगी, और 1 रुपये यहाँ तो 1 की वैल्यू है, तो ये यहाँ से अपन लोगों ने स्टूडेंट निकाल लिए कि 120 स्टूडेंट पास हो गए और 12 स्टूडेंट क्या हुए फेल आ गए। अब देखो इनका अनुपात निकाल लेता हूँ। 120 स्टूडेंट थे, पास वालों का औसत कितना था, यहाँ से 42 उन्होंने दिया है अनुपात, और फेल वाले कितने स्टूडेंट 12 आए, उनका औसत कितना है 20। काट दो 12 0 से 0, 12 से 12 काट दो। ठीक है, और 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना अनुपात यहाँ से हुआ आ जाएगा उन्हों का 21:1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे निकालना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो कैसे इसको करना है, सबसे पहले रेट निकालते। कितनी 8,000 रुपये की राशि थी, यहाँ से रेट निकाल लेते, और कितनी हो गई 12,500 हो गई। अब 2 साल की बात कर रहा है तो यहाँ रूट लगा लेते हैं 2 साल की, तो 0 से 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 5 से काटो 5 25, 5 दूनी 10 5 25, यहाँ कितना हो जाएगा 16। 5 से काटोगे ऊपर नीचे तो यहाँ वर्गमूल ले लो, 5 का कितना आ जाएगा 5, 25 का कितना आ जाएगा 5, और 4 का कितना 16 का कितना आएगा 4। ठीक है, और यहाँ से परसेंटेज में बदल दो तो यहाँ से रेट आ जाएगी कितनी 25, तो 25 25 125, तो परसेंटेज में 100% से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसमें से 100% घटा देते हैं, तो कितने 25%। ये जो परसेंट क्या आई है, यहाँ से आपने रेट निकाल लिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
अब आपको रेट पता चल गई। अब इसको रेट को फ्रैक्शन में बदल लो। 25% बराबर 25 बटे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो नीचे हमने 100 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब आपको इसको मानना है प्रिंसिपल और इसको मानना है आपको इंटरेस्ट, ब्याज। प्रिंसिपल यानी मूलधन 4 को मानना है, तो मूलधन कितना था 4 और एक ब्याज मिल गया 5, और ये प्रक्रिया कितने 3 साल तक चलनी है, तो 3 बार इनको लिख लो। तो यहाँ कितना 64 और इसका कितना हो जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, अब मूलधन 64 बराबर कितना दिया है 8000, तो आपको 64 की वैल्यू 8000 होगी, तो 125 ये जहाँ ये प्रिंसिपल आता है और ये अमाउंट आता है, इसका मतलब ये आता है मूलधन और ये पूरा मिश्रधन आता है। तो आपको ये मिश्रधन निकालना है कि 3 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 8000 नहीं 8000 अपॉन में 64, तो 125 की अभी मिश्रधन निकाल लो। यहाँ कितना हो जाएगा 8000 बटे में 64 इंटू में 125, काटोगे इसको तो ये कितना 125 बार यहाँ से कट जाएगा। अब 125 इंटू गुणा करोगे तो 15,625 का आंसर आ जाएगा। अगर किसी ने मेरा कैलकुलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो हमने ये सारे स्क्वायर करना, जैसे 125 यहाँ 125 इंटू 125 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट कैसे करते हैं इसके हमने 2 वीडियो बनाए हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिसने अभी तक मेरा वो कैलकुलेशन के दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख लें, वो आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हमने वर्गमूल, घनमूल और मल्टीप्लाई, डिवाइड सभी सिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ गया फिर 15,625। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये है पहले अगर x की हानि होती तो अब उसे x का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ 2x, मतलब उसे पहले उसे x की हानि होती, लेकिन उसने जैसे ही अपने विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तब उसे क्या हो रहा है कि उसे फिर लाभ होने लगा उतने का जितने की हानि होती। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है CP यानी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ इसी को डबल कर दिया, कितना विक्रय मूल्य पहले इतना था तब इसको क्या किया डबल कर दिया, तो अब क्या हुआ अब होने लगा लाभ x प्लस, यहाँ पर माइनस कर लो, हानि में माइनस होता है और लाभ में यहाँ पर क्या होता है प्लस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 100 से 100 काट दो, CP से CP कट जाएगा क्योंकि CP तो सेम ही थी, CP मतलब क्रय मूल्य तो उतना ही था, सिर्फ विक्रय मूल्य को डबल किया है। तो फिर यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ कितना बचा 100 माइनस x, यहाँ कितना 2 का मल्टीप्लाई अंदर काट दो, 200 प्लस में 2x। अब देखो 2x को इधर लाओ, x को इधर लाओ और 2x को इधर लेके जाओ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, इसको दोबारा करते हैं। क्या होता है सबसे पहले SP यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखते हैं CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या बोल रहा है कि अगर अपने विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, तो CP इंटू 100 प्लस x, मान लो x का पहले लाभ हो रहा था अपॉन में 100 बराबर, अगर इसी विक्रय मूल्य को पहले कितना लाभ हो रहा, पहले कितना हो रहा था CP पहले इतने कितने में बेच रहा था ये 100 माइनस पहले तो हानि हो रही थी, तो 100
माइनस एक्स कर दो अपॉन 100। अब इसी विक्रय मूल्य को जिसमें हानि हो रही थी इसी को तो दो गुना किया है तो ये लाभ, तो इसी को दो गुना करने पर ये हानि प्रतिशत किसमें, लाभ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसको काट दो, 100 से 100 काट दो, यहाँ से CP से यानी किराया मूल्य से किराया मूल्य काट दो, तो यहाँ कितना बचेगा फिर 100 प्लस एक्स बराबर 2 का अंदर गुना कर दो 2x यानी 200 माइनस 2x। अब 2x को इधर लाओ तो यहाँ 3x और 100 उधर ले जाओगे तो कितना बचेगा 100। तब आप 3 से काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3.33 सही 33%। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है, इसका विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करना है, तभी आप हानि और लाभ को बराबर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है यदि दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को ना किसी लाभ ना किसी हानि पर बेचा जाए। इसका मतलब जितने में खरीदी उतनी पे बेचा जाए, उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसे कितने % की छूट देनी चाहिए। मान लो इसका जो क्रय मूल्य CP था 100, अब क्या हुआ इसने MP यानी अंकित मूल्य कितना माना 35% अधिक है तो 135 होगा। अब ठीक है, उसे कितने 100 में ही बेचनी, ना तो उसे लाभ चाहिए ना तो उसे हानि, तो वो 100 की चीज़ यानी सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य कितना रखेगा 100, तो यहाँ 135 से आपको 100 में बेचनी, तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया 35 का। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में MP नीचे रहता है इंटू 100, ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। डिस्काउंट अपॉन में MP मतलब जो अंकित मूल्य होता है उसे MP बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया आपने 35 का और MP कितनी थी आपकी 35, 135 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब तब जब आप इसको काटोगे 5 से काट देना। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा 25.92%। 5 से ऊपर नीचे काट के जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25.92% आ जाएगा इसका आंसर नंबर C। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इनका गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको स्क्वायर करना बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मतलब कैसे आपको स्क्वायर करना है, आप इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा। जब आप इनका सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 का उत्तर आएगा। मतलब जब आज इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस 24 के आसपास का स्क्वायर ढूंढते हैं, मतलब ये किसके वर्ग के आसपास। तो हमें पता है 155 का जब हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तुम 55 का स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे 55 का स्क्वायर। सबसे पहले इसका हमने वीडियो बना दिया कैलकुलेशन, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लो। इसकी हमने सारी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कौन सा कैसा करना है, किसका कब करना है। इसका करते हैं शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले 5 का कितना होता है 25। अब इसमें एक अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 को छोड़ के बाकी जितना बचते हैं उससे एक अधिक से। जैसे 15 था तो यहाँ 16 से एक अधिक जोड़ के गुणा करते हैं। 15 में एक जोड़ के 16, तो 16 पंचे 80 की 0 हो जाएगी, हासिल 8 हो जाएगी। 16 एकम 16 8 24, तो कितना होगा 24 0 25 हो गया। और ये कितना है 24 0 24 है, तो यहाँ 24 0 25 से 24 0 24 घटाओगे तो आपको 1 बचेगा। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपकी 1 जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि 11 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या बनाना है पूर्ण वर्ग। तभी तो अपन लोगों को ये मतलब ऐसी नज़दीक की संख्या देखते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब नज़दीक, इसके नज़दीक की 155 का स्क्वायर ही नज़दीक है, इसलिए 155 का आपने इसके आसपास नज़दीक वाला देखा, फिर उससे घटा दिया, तो एक और अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 24 0 25 हो जाएगा, तो ये फिर 155 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, 7 पुरुष उस काम को कितना? इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है दोस्तों, M1 D1 H1 M2 D2 H2। M कितने मैन है? 8 मैन किसी काम कितने दिन में? 14 दिन में कर पाते हैं। तो 7 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे? 7 दूनी 14, तो 8 दूनी 16। कितना आ गया यहाँ से? 16। MDH से इसे करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, 2 बस एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी। तो तब देखो, जब कोई 2 गाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो इनकी स्पीड, इनकी जो चाल होती है उनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मीटर में है तो क्या पहली गाड़ी की 20 और दूसरी की कितनी हो जाएगी? 34। तब जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितने? 54 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 तिया 54, तो इतना 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 15 मीटर। तो यहाँ से फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना? 1 सेकंड का आ गया। अगर 2 सेकंड का पूछता तो 1 सेकंड में 15 चल रही है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी फिर? 30 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, प्रति मतलब 1, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार ग्राफ दर्शाया है कि एक साहसिक रिपोर्ट में अपने निवासियों के दौरान कितने यात्रियों ने किन किन साहसिक गतिविधियों में भाग लिया है। इस आरेख के अध्ययन से आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो, किस साप्ताहिक गतिविधियों में प्रतिभागियों की संख्या नीचे से दूसरे नंबर, मतलब नीचे से देखना है। देखते हैं ग्राफ में। देखो, सबसे नीचे किसका आ रहा है? सबसे नीचे ये डी का आ रहा है 200। सबसे नीचे से देखना, नीचे से दूसरे, तो दूसरे नंबर पर फिर ये कौन आएगा? डी। तो यहाँ से कितना आ गया? डी। नीचे से देखना है, नीचे से दूसरे नंबर। तो यहाँ से क्या? 67 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया फिर? यहाँ ये डी, डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधि जी के प्रतिभागी और गतिविधि बी के भाजियों का अनुपात निकालना। किसका किसका? जी का अनुपात निकालना और बी का अनुपात निकालना है। अब ग्राफ में देखते हैं। यहाँ देखो, जी का कितना है? जी का है 200 और बी का कितना है? बी का है 360। तो किसका किसका अनुपात निकालना? जी और बी का निकालना है। तो जी का कितना होगा? 200 और बी का कितना होगा? 260। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं जी का कितना था? 200 और बी का कितना था? 360। तो यहाँ 0 से 0 काट दो। अब काट दो 4 से, 4 पंचे 20 और 4 निम 36। तो यहाँ से कितना आ गया? 5/9। तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधि ए के प्रतिभागी और गतिविधि एफ की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? एफ की तुलना में कितने % कम है? देखते हैं ग्राफ में कितने। इसमें देखो, ए के प्रतिभागी एफ की तुलना में यहाँ ए कितना है? यहाँ ए 240 और एफ कितना है? 300 है। तो यहाँ से फिर ए के प्रतिभागी कितने कम है? तो यहाँ से आप देखोगे तो 0, 2 और 120 कम है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसको करते हैं? कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले जितने कम होते हैं उतना लिखते हैं, और जिससे मतलब ए से, तो यहाँ 120 यहाँ तो कितना? 120। तो यहाँ पे 240। जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते। ए के प्रतिभागी एफ की तुलना में, तो एफ ए की तुलना एफ से की जा रही, तो जिससे तुलना करते हैं मतलब जो उसको रखते हैं नीचे।
ठीक है दोस्तों, ए की तुलना किससे की जा रही है, एफ से। कितना 120 कम है किससे, 360 से। इसी से तो 100 जिससे कम होती है उसको नीचे रखते, किससे कम है 360 से, इंटू में 100%। ठीक है दोस्तों, काट दो, 12 36 3 से काट दो तो 33.33%। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। सॉरी, ग्राफ में थोड़ी मिस्टेक हुई देखने में, अब ग्राफ को दोबारा देखते फिर इसको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ए और एफ की तुलना में, मतलब तुलना एफ से हो रही है। इसका थोड़ा मैं डाटा देख लेता हूँ, कुछ गलती हुई है। देखते हैं दोस्तों ग्राफ में चल के। ये देखो, ए की कितनी थी, ए के प्रतिभागी 240 थे और एफ के कितने थे, 300 थे। हमने गलती से यहाँ 360 ले लिया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सही से लेके करते हैं। ए के कितने हैं 240 और एफ के कितने हैं 300। देखते हैं एफ के कितने, ए के कितने थे 240 और एफ के कितने थे 300। तो ये कितना कम है, 60 कम है यहाँ से। तो जितना कम होता है इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना कम होता है उतना ऊपर, और जिससे तुलना की जाती, किससे, जिसकी तुलना, एफ की तुलना में, एफ की किससे तुलना की जा रही है, एफ से। तो एफ कितना है 300, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हो, तो 3 0 0 तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे तो कितना 20, 20 500, तो कितना आंसर कितना आ जाएगा आपका 20% कम है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, यदि गतिविधि एफ के प्रतिभागी 30% प्रतिभागियों को गतिविधि बी में भाग लेने के लिए चुना जाए, मतलब इसका मतलब एफ के 30% को जी में भाग ले लिया जाए, मतलब एफ के जो 30% उसको जी में जोड़ दिया जाए, तो फिर जी के प्रतिभागियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले जी था, अब जी कितना है, इसमें एफ के भी जुड़ेंगे। तो देखते हैं ग्राफ में एफ और जी का कितना है। देखते हैं ग्राफ में, तो ग्राफ में देखते हैं यहाँ से, ये जी का कितना है 200 और एफ का कितना है 300। चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं जी का कितना था 200 और एफ का कितना था 300। अब कह रहा है कि अगर एफ का हम 30% जी को दे दें तो कितना, एफ का 30% कितना हो जाएगा 90 अगर हम जी को दे दें तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 290। तो कितने प्रतिशत की, पहले 200 था अब 290 हो गया, तो कितने 90% की वृद्धि हुई। तो पहले कितने थे 200, इंटू में परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा, काट दो 0 से 0 काट दो, 5 से, 5 चक्को 20 और 5 दूनी 10। डायरेक्ट काट दो इसको, 2 0 से 2 0 काट दो, और कितना बचा, दोबारा कर देता, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो, यहाँ से कितने की वृद्धि हो गई 90 की, किससे, पहले 200 थे, इंटू में 100% से गुणा परसेंटेज में बदलने के लिए 2 0 से 2 0 काट दो, यहाँ 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा अपना 45%। फिर आंसर अपना 45% आ जाएगा। ठीक है, एक आयत की परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 82 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसके बिकड़ की लंबाई की गणना करो। तो कैसे, सबसे पहले ये अपना हो गया एक रेक्टेंगल आयत एल बी, और इसकी बिकड़ निकालना। ये बिकड़ कैसे निकालोगे, दे रहा कि चौड़ाई, परिमाप और चौड़ाई तो इसने दे रखी है, कितनी है 20, परिमाप कितनी थी 2L प्लस बी, कितना है 82। तो 2, चौड़ाई का मान तो इसमें दिया ही है, चौड़ाई का मान कितना है 20 बराबर 82। तो कितना 2 से गुणा कर दो, 2L प्लस में 40 बराबर 82 हो जाएगा। तो 40 और 60 ले चलो, 12 बराबर 82 माइनस 40, कितना बचेगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर 12 बराबर कितना हो गया 42, तो यहाँ 2 से काट दो, फिर एल का मान कितना हो गया
21। ठीक है दोस्तों, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी आयत के विकर्ण का एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख दो, एल कितना है 21, 21 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 20, 20 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और यहाँ कितना हो जाएगा 420 का वर्ग कितना हो 400, तो इन्हें जोड़ोगे तो 841 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितने का है 29 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना विकर्ण कितना आ जाएगा 29। ऐसे विकर्ण निकालते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। तो ये हो गया आपका एक वृत्त, इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख दो, ये पाई का मान 22/7 रख दो। आर कितना दिया है 7, तो 7 से 7 काट दो तो 22 दूनी कितना आ जाएगा फिर 44। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, एक अर्धगोले का आयतन इतना है, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है इन्होंने 89.33, 89.83 है। तो ये तो पूरे का हो गया। अब इसमें अर्धगोले का, इससे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इसे आधा हो जाएगा, अर्धगोले का आ जाएगा। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 89.83। ठीक है, अब इसको ये त्रिज्या व्यास ज्ञात करना है, तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो, उसका डबल कर देंगे व्यास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसका 4πr मतलब आर क्यू पर 3 होता है। तो यहाँ से आर निकाल लो, यहाँ निकाल देता हूँ। आर क्यू की वैल्यू निकालोगे आप कितना होगा 89.83। उसको 2 नीचे लाओगे तो ऊपर ये 3 पहुँच जाएगा, और 22/7 7 ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। जब इसको अब काटा छांटी करोगे तो इसका मान कितना आएगा 42.873। इसका मान कितना आएगा, इतना आएगा। आप दोनों का क्यूब रूट ले लो, अंडर रूट, यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा अंदर, तो कितना हो जाएगा 42.873। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर ये कितना आ जाएगा 35। ये 35 का क्यूब, इसका वर्गमूल अगर किसी को नहीं लेना आता तो हमने क्यूब रूट निकालने की एक वीडियो डाल दी, वहाँ से सीख लो। अब यहाँ मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा, अब यहाँ से निकाल लोगे। ये आ गई रेडियस। तो रेडियस का डबल क्या होता है व्यास, तो यहाँ से इसको भी डबल कर दो, क्या हो जाएगा 7। तो 7 ये क्या आ गया आपका व्यास। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही तो वो हमने 2 पार्ट पहले ही डाल दिया, आप वहाँ जाके देख लो। इसको आप क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज ABC में बी समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपना हो गया समकोण त्रिभुज, ये बिल्कुल सीधा होगा। इसको दूसरा बनाते हैं, अच्छा नहीं बना देख। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं बिल्कुल सीधा बनेगा ऐसे ऐसे। ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो बी क्या है बी समकोण है सी, तो कोण सी इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये कितना बचेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 45। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 135, और 180 में से 135 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 45, ये भी 45 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से इन दोनों को घटा दोगे तो 45। अब देखते हैं कोसेक A माइनस √3। अब देखो तो
क्या पूछ रहा है, कॉस ए, तो ए का मान रखना है यहाँ, कोसेक ए, कोसेक ए की जगह 45 और √3, तो कोसेक 45 का मान √2 -3 -√2, बस यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए था ही नहीं। ये देखो ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। PQR में कोण Q समकोण है, Q का माप 90, इसका मतलब 90 का मतलब ये समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, अब इधर मैं सीधा बनाता हूँ, ये अपना एक बन गया ट्रायंगल, तो इसको क्या लेना है, PQR, कोण Q कितना दिया गया, 90 डिग्री। ठीक है, कोण अब क्या, ये इधर देखो साइन P कितना दे रहा है, 12/13, तो कोण के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या होगा, यहाँ लंब हो गया 12 और ये कर्ण कितना हो गया 13। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर आधार कितना बचा 5। अब जब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से जब आप निकालोगे तो इसका आधार 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप आराम से निकाल लेना। अब दे रहा PQ की वैल्यू 1 है, यहाँ PQ बराबर कितना दिया है, यहाँ PQ की वैल्यू कितनी, 1 दे रहा है यहाँ, जैसे यहाँ तो 5 दे रहा है आपने, यहाँ तो त्रिभुज में PQ की 5 दे रहा है लेकिन वहाँ 1 दे रहा है, तो QR की लंबाई निकाल रहा है, तो 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालो इसकी, 5, यहाँ जो अपने ट्रायंगल में कितना दिया है, PQ 5 और वहाँ तो 1 दे रहा है, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1/5, तो यहाँ से अब 12 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ 1/5 × 12, काटोगे तो 2.4 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहीं से हमारा प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म होता है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है या समझ नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसे अलग से एक वीडियो बना के उसे भेज दूंगा, कमेंट में भेज दूंगा जिसे भी दिक्कत हो। तो अगर किसी को मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने टेलीग्राम लिंक डाल दी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।